जब आप प्लाट लेते हैं तो उसके टाइटल अलग होते हैं, जब आप फ्लैट लेते हैं तो टाइटल अलग होते हैं। सेल एनओसी होती है, उसके अलावा हमें हाइट की एनओसी लेनी पड़ती है, उसके बाद हमें पाकिस्तान एयरफोर्स से भी लेनी पड़ती है। क्या उसको अप्रूवल्स नहीं दी गई? क्या उसको एनओसीज नहीं दी गई? क्या उन इदारों की जिम्मेदारी नहीं है जिन्होंने अप्रूवल्स दिए, जिन्होंने एनओसीज इशू की? बाय बर्थ कमर्शियल प्लाटों के ऊपर काम होना चाहिए। ये पोर्शन का काम बिल्कुल भी लीगल नहीं। 1000 स्क्वायर फीट से ऊपर जो आपका अपार्टमेंट होगा उसको आपने कंपलसरी पार्किंग देनी ही देनी है। हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं और आप देख रहे हैं हमारी वेब। आज हम मौजूद हैं एक ऐसी जगह पर जहां पर आपको आपके सारे सवालात के जवाब मिलेंगे जो एक आम इंसान सोचता है घर लेने से पहले, प्रॉपर्टी लेने से पहले, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ लेने से पहले जिसमें बिल्डर्स का शामिल हों या फिर डेवलपर्स जो हैं वो शामिल हों। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अयूब साहब, जो कि फॉर्मर वाइस चेयरमैन हैं आबाद के, और आबाद का मैं आपको बता दूं कि एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स हैं। तो इनसे ज़्यादा बेहतर जानकारी, इनसे ज़्यादा बेहतर हमें इंफॉर्मेशन प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई नहीं दे सकता। तो इनको वेलकम करते हैं हमारे शो में। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा मोहम्मद अयूब साहब, सबसे पहले ना एक बड़ा लोगों के दिमाग में, और लोग सोचते हैं कि जब भी प्रॉपर्टी ख़रीदनी होती है, चाहे वो फ्लैट हो या ज़मीन का घर हो, तो उनके दिमाग में एक चीज़ होती है कि जी वो किस तरह से उसको वेरिफिकेशन करनी है कि कौन कौन से मराइल हैं जिसमें से गुजरना पड़ता है, या कौन कौन से पेपर हैं जो उनको देखने होते हैं कि किस किस इदारे ने इसकी अप्रूवल दी हुई है। उसको किस तरह से एक आम इंसान जो है वो देख सकता है? देखिए, इसमें बहुत सारी चीज़ें देखनी है। पहली चीज़ तो ये है कि लैंड ओनिंग एजेंसीज बहुत सारी हैं हमारे शहर में, जिसमें केडीए भी है, डीएचए भी है, और भी बहुत सारे इदारे हैं। जब हम एक प्लाट ले रहे होते हैं तो हम वेरिफिकेशन कराते हैं। अगर वो केडीए से है तो केडीए से वेरिफिकेशन होगा, डीएचए का डीएचए से होगा, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से होगा, या कोई अगर दूसरी लैंड ओनिंग एजेंसी है तो उससे होगा। अगर हम कोई बिल्डअप प्रॉपर्टी लेते हैं, जैसे हमने मकान लिया, तो हम डेफिनेटली इन इदारों से वेरिफिकेशन के बाद जो है हमें वहाँ उसका नक्शा वगैरह सब हमने SBCA से या DHA से हमने उसको चेक करा लेना है। ठीक है। तो उसके बाद हम उसकी सेल डीड या अपना पावर वगैरह हम रजिस्टर्ड करा रहे होते हैं। अगर आप फ्लैट ले रहे हैं तो फ्लैट लेने के लिए आपको बिल्डर प्रोवाइड कर रहा होता है तमाम चीज़ें जी। इदारों से आप वेरिफिकेशन करा रहे होते हैं, जिसमें अगर वो केडीए लैंड पे है, जैसा मैंने पहले बताया, केडीए से आपने वेरिफिकेशन कराया, उसके बाद आप अप्रूवल्स उसकी चेक कर रहे होते हैं। वो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने कर दी है तो आप SBCA से चेक कर रहे होते हैं। इसके अलावा उसकी एनओसीज चेक कर रहे होते हैं। एनओसीज बहुत सारी हैं, सिर्फ एक एनओसी नहीं है। सेल एनओसी होती है, उसके अलावा हमें हाइट की एनओसी लेनी पड़ती है, जो सर्वे ऑफ पाकिस्तान से मिलती है पहले, उसके बाद सिविल एविएशन देती है, उसके बाद हमें पाकिस्तान एयरफोर्स से भी लेनी पड़ती है। उसके बाद पानी की एनओसी, बिजली की एनओसी, गैस की एनओसी, तमाम एनओसीज तमाम इदारे हमें प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद हम बुकिंग करने के काबिल होते हैं। जब हमें सेल एनओसी बिल्डिंग कंट्रोल ने दे दी तो उसके बाद हम बुकिंग करने के काबिल होते हैं। इन तमाम एनओसीज, इन तमाम अप्रूवल्स के बाद कोई बिल्डर दफ्तर खोलता है और वो बुकिंग शुरू करता है, और उसके बाद वो बनाना भी शुरू कर सकता है। अपार्टमेंट जब ले लें, ज़मीन ले ली तो ज़मीन तो उनकी, अब वो उसके अंदर कुछ भी करें, उसमें बोरिंग करें, जो मर्जी करें, कुछ बनाए ना बनाए, उनकी मर्जी। लेकिन जब एक बंदा अपार्टमेंट खरीदता है तो उसकी ज़मीन भी नहीं होती, मेरा ख्याल है छत भी नहीं होती, तो उसकी क्या सिक्योरिटी होती है? और वो बिल्डिंग या जब वो ख़रीदता है तो वो कितने साल तक उसकी प्रॉपर्टी है, और जब वो छोड़ेगा या उसको डिमोलिश किया जाएगा तो उसका क्या तरीक़ेकार होगा, वो क्या करेगा? देखिए, जब आप कोई अपार्टमेंट परचेज करते हैं और उसकी सबलीज होती है तो उस सबलीज में आपका लैंड में शेयर लिखा जाता है। जब वो बिल्डिंग ख़त्म होगी, डेमोलिश होगी, 99 ईयर्स या 80 ईयर्स या इसके बाद का जो भी पीरियड है, उसमें वो जब बिल्डिंग डेमोलिश के काबिल हो जाएगी और वो डेमोलिश की जाएगी तो उस ज़मीन में परसेंटेज वाइज आपका शेयर मौजूद है। जब भी वो ज़मीन बिकेगी तो वो शेयर के हिसाब से आपको रकम मिलेगी। कुछ सोसाइटीज़ जो कराची में काम कर रही हैं, उनके यहाँ शायद ये शेयर का कॉन्सेप्ट नहीं है। बिल्डिंगें बन रही हैं, बिल्डिंगें बनने के बाद टाइटल फाइल वहाँ सिलेंडर हो रही है और बेबी फाइल्स इशू हो रही हैं। वो जो बेबी फाइल्स इशू हो रही हैं, टाइटल फाइल सिलेंडर हो गई तो वो सोसाइटी दोबारा उस ज़मीन की मालिक हो गई। अब ये देखना ये है कि वो सोसाइटी उनके शेयर के हिसाब से उनको कुछ दे पाएगी उस वक्त या नहीं दे पाएगी। मैं नहीं समझता। ठीक है, मैं नहीं समझता, क्योंकि जो बिल्डर हमारा काम कर रहा है उसका शेयर ही ख़त्म हो गया। अच्छा, इसको वेरीफाई करना तो कैसे पता चलेगा कि भाई ये वाली बिल्डिंग में अगर हम घर लेते हैं तो इसमें हमारा होगा शेयर आने वाले अगले 100 साल बाद, और इस वाली में नहीं होगा? जो सोसाइटी इसको लेकर चल रही है, या उस बिल्डर ने क्लियर करनी है कि 99 ईयर्स के बाद उसकी पोजीशन क्या है, उसके राइट्स क्या हैं उसके अलाटी के, या उस बिल्डर्स के राइट्स क्या हैं। तो लेकिन इन ज़मीनों पे, जिन ज़मीनों केडीए की ज़मीनें हैं या जो ज़मीनें लीज हो चुकी हैं, उन ज़मीनों के ऊपर तो राइट्स मौजूद हैं।
ठीक है। इवन ये कि कुछ इलाकों में लीज एक्सपायर हो गई तो उनको भी इदारों ने दोबारा रिन्यू कर दिया, रिलीज कर दिया उनको। ठीक है। लेकिन जो ज़मीनें लीज नहीं है उसके लिए ज़रा सोचना होगा। पोर्शन सिस्टम बड़ा ज़्यादा आजकल इन है जी, एक जगह होती है, इतने पैसे नहीं है लोगों के पास, तो कहते हैं आधा ऊपर वाला बेच दो, नीचे वाला कहीं और बेच दो, डबल पैसे कमा लेते हैं। तो ये कितने सही है, लेना चाहिए पोर्शन ऊपर का, नीचे का, सबसे ऊपर का, क्या है, इसके क्या करना चाहिए? देखिए, ये पोर्शंस का जो सिलसिला है ये पूरे कराची में फैल चुका है जी, और ये वो कैंसर है जिसका कोई इलाज नहीं। सही है। ये शॉर्ट टर्म इनकम है, बहुत जल्दी पैसे कमाने का एक ज़रिया है और मैं नहीं समझता कि इसको लेना चाहिए। आप खुद एक चीज़ का फैसला कीजिए, एक रेजिडेंशियल प्लाट जो किसी आदमी को अलॉट होता है ग्राउंड प्लस 1 बनाने के लिए, उस प्लाट पे ग्राउंड प्लस 2 की अप्रूवल दे दी जाए और उसमें 3 सेपरेट फैमिलियों को बेच दिया जाए। जो 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ रुपए का वो पोर्शन खरीदता है या इससे ज़ायद रकम का खरीदता है, वो 5-10 लाख रुपए की कार ज़रूर ले लेता है, एक नहीं 2 कारें लेता है। तो जब वो 2 कारें खरीदता है और 6 कारें उस घर के बाहर खड़ी होती हैं, एक छोटे से घर के बाहर 6 कारें खड़ी होती हैं, तो आप ज़रा खुद तस्वुर कीजिए, अगर उस गली के अंदर 25 मकान एक तरफ है और 25 एक तरफ, तो आप ज़रा मल्टीप्लाई कीजिए, 300 कारें वहाँ पे होंगी। उस गली से निकलना मुश्किल हो जाएगा, तो लोगों का रहना मुश्किल हो जाएगा। ये शॉर्ट टर्म इनकम जो है इसको ख़त्म करना चाहिए। जिस बाईदास के तहत ये प्लाट अलॉट हुए थे उसी पे काम होना चाहिए, ग्राउंड प्लस 1 बने, लोग सुकून की ज़िंदगी गुजार सकें। कराची में कुछ एक आध बिल्डिंग हैं जिनके ऊपर बड़े हाई कोर्ट और गवर्नमेंट ने दिया हुआ फैसला और उनको गिराने का है, तो उनके जब उनके वहाँ के रिहायशियों से बात करते हैं तो वो कहते हैं जी हमने सारी NOCs देखी, सब कुछ देखा, सब कुछ अप्रूवल था, तो अब ये ऐसा मसला क्यों आया? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है, क्या उस बिल्डिंग को या बाकी बिल्डिंगें, आसपास भी बहुत सारी बिल्डिंग हैं, क्या उसको अप्रूवल्स नहीं दी गई? क्या उसको NOCs नहीं दी गई? क्या बगैर NOCs के, बगैर अप्रूवल्स के उसने बेची? तो क्या उन इदारों की जिम्मेदारी नहीं है? बिल्कुल। जिन्होंने अप्रूवल्स दिए, जिन्होंने NOCs इशू की, तो उन अलॉटीज का क्या कसूर है? और अगली जो चीज़ है, जिस किसी बिल्डर को ये कहा जाए कि आप जो है उनके अलॉटीज के पैसे वापस कर दें, मैं ये पूछना चाहूँगा, अगर किसी बैंक के पास उसके सारे अकाउंट होल्डर एक दिन में पहुँच जाए और कहें हमारे पैसे वापस कर दें, तो क्या ये मुमकिन है कि बैंक पैसे वापस कर दे? मैं नहीं समझता कि वो बैंक, तो जब बैंक वापस नहीं कर पाएगा इतनी बड़ी रकम, तो बिल्डर के पास भी इतनी रकम होती नहीं है। उसने ज़मीन खरीदी, उसके बाद उसने उस पर कंस्ट्रक्शन मटेरियल पे लग गया, उसका नफ़ा जो होगा 20% होगा, तो वो 20% में, और आज की प्राइस बिल्कुल चेंज हो चुकी है। जो चीज़ करोड़ रुपए की थी आज वो 4 करोड़ रुपए की है। बिल्कुल ठीक है। तो किस रेशो से वापस करना है? लोग प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं, खरीद लेते हैं, और कुछ जो है पेपर्स के जब मामलात आते हैं, तो ये एक छोटी सी चीज़ क्लियर कर दें कि पेपर्स जो हैं वो कौन कौन से आपके पास होने चाहिए, देखने चाहिए, क्या चीज़ें होनी चाहिए? अगर आप किसी से फ्लैट ले रहे हैं और बुकिंग पे ले रहे हैं स्पेशली, तो उसके लिए आपने इदारों की NOCs देखनी है, उनकी अप्रूवल्स देखनी है, उसके बाद उस बिल्डिंग को देखना है कि उस बिल्डिंग में कोई वायलेशन तो नहीं है। अब उसके बाद आपने उस बिल्डिंग में बुक करा दिया, तो उसके बाद आपको सबलीज देनी है। उसने जब कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीशन वो ले ये जिसने घर खरीदा है उसने देनी है ये सबलीज। जो मैं बात कर रहा हूँ अपार्टमेंट की। जी, अपार्टमेंट की बात। अपार्टमेंट बिल्डर ने आपको सबलीज देनी है। ओके, बिल्डर देगा? बिल्डर देगा, बिल्कुल। वो आपके नाम रजिस्टर्ड होगी, तो ये आपका टाइटल डॉक्यूमेंट है। ठीक है। इसके बाद जब आप सेल करते हैं तो वो सबलीज के थ्रू सेल हो रहा होता है। अच्छा, अब एक जो पाकिस्तान का मसला है वो पार्किंग का मसला है। तो जब इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन जाती हैं, तो गवर्नमेंट की तरफ से क्या SOPs हैं, क्या है कि भाई अगर एक बिल्डिंग बन रही है उसके अंदर 100 घर हैं फॉर एग्जांपल, तो उसमें कितनी कम से कम गाड़ियों की पार्किंग होनी चाहिए, और बगैर गाड़ी की पार्किंग की बिल्डिंग बन सकती है या नहीं बन सकती? लेकिन जो छोटी बिल्डिंगें हैं उसमें पार्किंग कंपलसरी नहीं है। जैसे ग्राउंड प्लस 2 या ग्राउंड प्लस 4, उस पर पार्किंग कंपलसरी नहीं है। 1000 स्क्वायर फीट से ऊपर जो आपका अपार्टमेंट होगा उसको आपने कंपलसरी पार्किंग देनी ही देनी है। उस पार्किंग के बगैर नक्शा पास नहीं होता, तो आपने देनी है। अब जितनी भी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं, हाई राइज बिल्डिंगें बन रही हैं, आप सब में जाके देखिए, उन सब में पार्किंगें मौजूद हैं। ठीक, और ऑलमोस्ट सबको पार्किंग भी मिलती है। आखिरी कोई एडवाइस देना चाहते हैं जितने लोग देख रहे हैं जो घर खरीदना चाहते हैं, किन चीज़ों का ध्यान रखें और किस तरह से पेमेंट किस तरह से करें, कैश में करें हमेशा या उनको चेक के थ्रू करनी चाहिए, किस तरह से करनी चाहिए ताकि वो हर तरीके से सेफ रह सकें? जो लीगल बिल्डर्स हैं वो आज भी लीगल काम कर रहे हैं। लीगल बिल्डर को जानने का बड़ा आसान सा तरीका है, आबाद का मेंबर होना चाहिए, बिल्डर लाइसेंस होना चाहिए, और जो आप प्रॉपर्टी परचेस कर रहे हैं उसकी अप्रूवल्स उसके पास होनी चाहिए विद NOCs।
जब उसके बाद तमाम एनओसीज होंगी डेफिनेटली वो बनाएगा भी, और बनाएगा डिलीवर भी करेगा। तो मैं नहीं समझता कि कोई इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात है, बुकिंग करानी चाहिए। शहर में डिलीवरीज भी हुई हैं, लोगों को मिली हैं। ये जो आपको शहर में इतनी सारी बिल्डिंगें नज़र आती हैं, ये सब बिल्डरों की मरहून मिन्नत है। आम आदमी का काम नहीं था कि इतनी बड़ी बिल्डिंग बना सके, बिल्डरों की हिम्मत थी, उन्होंने बनाई और डिलीवर भी की, और आज भी डिलीवर हो रही है। थैंक यू सो मच अयूब साहब, आपने इतनी सारी हमारे साथ इन्फॉर्मेशन शेयर की, और उम्मीद करते हैं कि जितने लोग हमें देख रहे हैं वहाँ पे उनको ज़रूर इससे फ़ायदा पहुँचेगा। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया आपका। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जब भी आप कोई चीज़ खरीदने जाएं तो उसकी एनओसीज आपने ज़रूर देखनी है, बिल्डर का ज़रूर देखना है कि उसके पास लाइसेंस है या नहीं है, आबाद का वो मेंबर है या नहीं है। ये सारी चीज़ें आप देखेंगे तो आपको मेरा ख्याल है कभी भी कोई ऐसी परेशानी नहीं आएगी जिसमें बाद में आपको कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। तो आप जाने से पहले हमारी web.com को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। मैं हूँ राहिल गिल, खुदा हाफिज़।